सो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सेल इंजरी और उसमें भी सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, एक क्विकली ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं कि सेल इंजरी होता क्या है। अच्छा, उससे पहले देखो, पूरे वीडियो में ना हम लोग फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो प्रोसेस है या जो मैकेनिज्म है जो एग्जाम से इररिलेवेंट है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। उसका दो रीज़न है। एक तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, जस्ट एज योर फ्रेंड, एज योर सीनियर, तो मेरे पास खुद भी उतना नॉलेज है नहीं। ठीक है, फैकल्टी तो हूँ नहीं, साल भर जो फैकल्टी का काम था पढ़ाना, मेरा काम है जस्ट एग्जाम और कैसे चीज़ों को क्विकली दिमाग में रिटेन करना, उसमें हेल्प करना। ठीक है, तो जो मुझे आता है मैं वही कर रहा हूँ। तो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है सेल इंजरी और उसमें भी सेलुलर अडेप्टेशन, साथ साथ में थोड़ा बेस लेते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, सेल इंजरी होता है, हाँ होता है। सेल इंजरी में कौन से ऑर्गेनल अफेक्ट होते हैं? चार मेन ऑर्गेनल हैं वो अफेक्ट होंगे। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सटा हुआ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बगल में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चारों ऑर्गेनल जो हैं वो अफेक्ट होते हैं सेल इंजरी में। अब सेल इंजरी में देख लिया ऑर्गेनल्स कौन से अफेक्ट होंगे। क्यों होगा सेल इंजरी, यानी कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है हाइपोक्सिया। देखो, अगर किसी टिश्यू में ब्लड कम जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रहा है। और हाइपोक्सिया क्यों होगा? क्योंकि इस्चीमिया हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या है? हाइपोक्सिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया क्या है? इस्चीमिया। इसके अलावा और किस वजह से सेल इंजरी हो सकता है? और हो सकता है रेडिएशन की वजह से, कार्सिनोजेंस की वजह से, बैक्टीरिया वायरस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, कुछ इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एक्सेस ओबेसिटी, ये सारा। तो काम का बात क्या है? ऑर्गेनल्स कौन सा अफेक्ट हो गया, याद करना है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी याद करना है। मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोक्सिया याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं सेल इंजरी हो गया। ठीक है, वो सारे एजेंट्स अपने सक्सेसफुली सेल को इंज्योर कर दिया। अब होगा क्या सेल इंजरी से? ठीक है, ये रहा अपना सेल। अब हो सकता है या तो सेल वो अडेप्ट कर जाए, ठीक है, हो सकता है वो सेल में इंजरी हो जाए बट टेम्पररी इंजरी होगा, हो सकता है वो सेल डेड हो जाए, या हो सकता है इंजरी की वजह से उस सेल में कुछ डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो देखो, पहला है अडेप्टेशन, यानी ये वाला कंडीशन, जब सेल अडेप्ट कर गया, वो खुशी खुशी रह रहा है। ठीक है, ऑफेंडिंग एजेंट जो उसके साथ रह रहा है। रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये रहा रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि अगर स्टिमुलस हटाते हैं, अगर इंजूरियस स्टिमुलाई हटाते हैं तो सेल वापस से नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है सेल डेथ। अब इतना ज़्यादा सेल इंजरी हो रहा है कि सेल डेथ ही हो गया। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्रोसिस और एपोटोसिस। फिर इंटरनल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होगा। अब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में कैल्शियम एक्यूमुलेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो सकती हैं। तो क्विकली, सेल इंजरी के क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? एडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो सकता है, उसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। हमारा डिस्कशन किस पे होगा? अडेप्टेशन पे होगा। सो लेट्स स्टडी अडेप्टेशन। देखो, ये पीडब्ल्यू फर्रे का है, अलग अलग नोट्स या फिर हो सकता है बुक से कट करके मेरे नोट्स में लगा हुआ है। ठीक है, क्या क्या होता है सेलुलर अडेप्टेशन? नाम देख लिया, हाइपरप्लेशिया, ट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेशिया। ठीक है, एक बेसिक सा चीज़ है। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? साइज से रिलेशन हो रहा है। ठीक है, प्लेशिया का मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, ओके। तो हाइपरप्लेशिया मतलब क्या? ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। पहले चार सेल्स थे, अब देखो सेल का नंबर बढ़ गया। सेल का नंबर कैसे बढ़ा? माइटोसिस से बढ़ा। तो वही लिखा है, सेल नंबर बढ़ रहा है जिसकी वजह से सेल ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सेल का नंबर? ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है। क्या एग्जाम्पल है हाइपरप्लेशिया का? तीन एग्जाम्पल है। एक हो सकता है फिजियोलॉजिक, यानी ये वाला जो एकदम नॉर्मल है, फिजियोलॉजिक बिल्कुल नॉर्मल होता है। दूसरा कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया, पार्शियल हिपैटेक्टोमी हुआ जिसकी वजह से लिवर रीजनरेट कर रहा है। एक होता है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेशिया, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। एक 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 करके देखते हैं। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेशिया कब होगा? फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेशिया प्यूबर्टी के समय में होगा। ब्रेस्ट यूट्रस इनलार्जमेंट, ये क्या है? फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेशिया। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी क्या होता है? प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, ब्रेस्ट और यूट्रस इनलार्ज होता है। ठीक है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया देखिए। पैथोलॉजिक हाइपरप्लेशिया में क्या होता है? एस्ट्रोजन बढ़ता है। एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एंडोमेट्रियल के सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करने लगते हैं। सेम अब क्या होगा? एंड्रोजन बढ़ेगा। एंड्रोजन बढ़ेगा तो प्रोस्टेट में जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो क्या नाम दिया? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ठीक है, तो ये पहला था हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया, प्लेशिया मतलब सेल
नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइपरप्लेशिया। अब हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या था, साइज। ऑर्गन का साइज तो बढ़ रहा है, बट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक सेल का साइज बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हाइपरट्रॉफी। क्यों हाइपरट्रॉफी हो रहा है, एक एक सेल्स में, अभी जैसे जिम जाते हैं हम लोग, जिम जाके क्या करते हैं, कोई जिम जाके हम लोग जो एग्जिस्टिंग मसल फाइबर है उसका क्या करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, तो बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। तो एग्जैक्टली वही चीज है, इंक्रीज सेलुलर प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन जो सेल में है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, यूट्रस ब्रेस्ट इंलार्जमेंट, वो तो देख ही लिए, ठीक है। यूट्रस और ब्रेस्ट में दोनों होता है, यूट्रस और ब्रेस्ट में बोथ हाइपरप्लेशिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी भी होता है, नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है, मतलब नंबर और सेल का साइज दोनों बढ़ता है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, अभी जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट में, अब मान लेते हैं ये अपना हार्ट है, ठीक है, अब इस हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, बीपी किसी का ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट अगर हार्ट को पंप करना पड़ेगा, अगर जो एओर्टा निकला है उसमें बीपी बहुत ज्यादा आई है, तो हार्ट के मसल्स को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में कार्डियक मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफीड होते हैं, हाइपरट्रॉफी मतलब कार्डियक मसल थिकनिंग हो जाता है। तो ये हो गया हाइपरट्रॉफी के बारे में। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स ऑफ बोथ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया क्या है, ब्रेस्ट और यूट्रस वाला आस्पेक्ट, ठीक है। तो हाइपरप्लेशिया हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया। पैथोलॉजी कंपनसेटरी पैथो फिजियोलॉजी कंपनसेटरी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, ठीक है। एट्रॉफी पे आते हैं। अब ट्रॉफी का मतलब क्या था, साइज, और इसका क्या मतलब होता है, साइज नहीं बढ़ेगा, उल्टा घटेगा। कैसा होगा, डिक्रीज इन टिश्यू साइज या ऑर्गन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। क्यों हो रहा है, देखो सिंपल सा बात है, जिम जाना छोड़ देंगे 2 महीने 3 महीने 1 साल के बाद क्या होगा, जो अपना मसल हाइपरट्रॉफी जो हमने मस्त पंप बनाया था वो सारा खत्म हो जाएगा। क्यों, प्रोटीन सिंथेसिस घट जाता है और डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, ठीक है, इसके वजह से होता है। फिजियोलॉजिकल रीजन भी है, पैथोलॉजिकल भी है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड, अभी नोटोकॉर्ड जो होता है वो फिटर, जैसे जैसे बड़ा होता है फीटस वैसे वैसे क्या होता है, डेवलप हटने लगता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है, वो नॉर्मल है। पैथोलॉजिकल यानी अब नॉर्मल से हटकर क्या होता है, डिसयूज डिनर्वेशन। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, जिस नर्व को हम लोग बार बार स्टिमुलेट नहीं करेंगे यानी यूज नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीयू में पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है, अपने पैर को तो यूज कर नहीं रहा है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में अगर वो पेशेंट है या बहुत कोमा में है, तो उसके जो नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, इसको बोलते हैं डिसयूज डिनर्वेशन। सेम चीज अप्लाई होता है मसल्स के लिए, वर्कलोड जैसे जैसे कम होगा मसल्स के साइज कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तब भी होगा एट्रोफी, ठीक है। तो ये हो गया एट्रोफी के बारे में। ये भी साइड में देखो, डिक्रीज वर्कलोड जिसको बोलते हैं डिस यूज एट्रोफी, और फ्रैक्चर ऑफ बोन का भी ये रीजन है, इसीलिए बोला जाता है कि अपने जो फिजिकल एक्टिविटी वो डेली करना चाहिए। रीजन क्या है, अगर डेली फिजिकल एक्टिविटी से बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं जिससे बोन और स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है, डिस यूज एट्रोफी नहीं होता। डीनर्वेशन एट्रोफी, पोलियो के केस में लॉस ऑफ नर्व इनर्वेशन होता है, डीनर्वेशन एट्रोफी, ठीक है। डिमिनिश ब्लड सप्लाई सिनाइल एट्रोफी, ओल्ड एज के साथ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन घट जाएगा, इसको सिनाइल एट्रोफी बोल रहे हैं। वैसे ही न्यूट्रिशन कम हो गया, इसको जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में कैकेक्सिया। फिर एंडोक्राइन स्टिमुलेशन जैसे कब कम होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन अगर कम हो रहा है तो साइज ऑफ यूट्रस और ब्रेस्ट घट जाता है, इसके वजह से होता है एंडोक्राइन स्टिमुलेशन वाला जो एट्रोफी है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर एट्रोफी, कई बार क्या होता है, ये ही अपने पास छोटा सा इन्वायरमेंट है, अब बेचारे इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, अब इसमें बहुत ओवर ग्रोथ होने लगा, ट्यूमर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ होने लगा, तो आसपास के स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, सारा न्यूट्रिएंट जो है वो ट्यूमर ही ले लेंगे, जो बहुत रैपिडली ग्रोइंग रीजन है, तो इसके वजह से यहाँ पे लिखा ट्यूमर कंप्रेसिंग एन ऑर्गन, ठीक है, तो ये भी एक एट्रोफी का रीजन हो गया। मेटाप्लेशिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेटाप्लेशिया में क्या है, मान लेते हैं ये एक एपिथीलियम है, ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड एपिथीलियम है, वन वेल डिफरेंशिएटेड एपिथीलियम विल चेंज टू अनदर वेल डिफरेंशिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज, हाँ पूरा टॉपिक ही क्या है, रिवर्सिबल चेंज में याद है, अडेप्टेशन। डिफरेंशिएटेड एपिथेलियम बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर, क्यों, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से। देखते हैं क्या मैकेनिज्म है, स्टेम सेल्स रीप्रोग्रामिंग, क्या हो रहा है, स्टेम सेल्स रीप्रोग्रामिंग हो रहा है, स्टेम सेल्स रीप्रोग्रामिंग, इसके वजह से क्या होता है, सीधा एग्जांपल देखते हैं, क्रॉनिक स्मोकिंग कर रहा है, अपना
क्रॉनिक स्मोकिंग जो करते हैं लोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉर्मली कौन सा होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। लेकिन क्रॉनिक स्मोकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा एब्रेशन झेलना पड़ रहा है ट्रैक्ट को, तो जो कॉलमनार है वो चेंज हो जाएगा स्क्वैमस सेल में, ठीक है। कॉलमनार चेंज टू स्क्वैमस, किसमें, क्रॉनिक स्मोकिंग में। बैरेट्स ईसोफेगस देखते हैं। जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस होता है उसमें होता है स्क्वैमस एपिथेलियम नॉर्मली, लेकिन क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से वो चेंज हो जाएगा कॉलमनार एपिथेलियम में। तो ये हो गया बैरेट्स ईसोफेगस। ये कौन सा है, मेटाप्लेशिया। तो मेटाप्लेशिया में हम लोग पढ़े स्क्वैमस से कॉलमनार और कॉलमनार से स्क्वैमस। कॉलमनार से स्क्वैमस कहाँ हुआ, स्मोकिंग के केस में हुआ। स्क्वैमस से कॉलमनार कब हुआ, बैरेट्स ईसोफेगस के केस में हुआ। अब बैरेट्स ईसोफेगस में क्या हुआ, बैरेट्स एक्चुअली में बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है, स्टमक से कुछ एसिड्स और कुछ जो कंटेंट है वो पीछे रिफ्लेक्स करते हैं ईसोफेगस में, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है ईसोफेगस में। मान लेते हैं देखो ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ का चीज़ अगर बार बार जाएगा तो क्या हो रहा है, क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाला लाइनिंग जो है वो अल्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली था स्क्वैमस, वो चेंज हो गया कॉलमनार में। कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया, जैसे अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे जो हॉर्स राइडर होते हैं तो उनके थाई के तरफ जो है वो कैल्सिफिकेशन होने लगता है, ठीक है, तो मसल इज रिप्लेस्ड बाय बोन, ऐसा करके एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया। तो तीन चीज लिखना है मेटाप्लेशिया में, रिवर्सिबल चेंज है, डिफरेंशिएटेड एपिथेलियम दूसरे डिफरेंशिएटेड एपिथेलियम में चेंज हो रहा है ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन, ठीक है, और वो उसके एग्जांपल्स कॉलमनार टू स्क्वैमस, स्क्वैमस टू कॉलमनार और कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया, ठीक है। ये चीज हो गया, वो तो कवर्ड ही हो गया, ठीक है। तो इतना चीज है जो एटलीस्ट सेलुलर एडेप्टेशन में आना ही चाहिए। हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेशिया, ठीक है। चारों के बारे में डेफिनेशन, चारों का मैकेनिज्म, चारों का टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी बना हुआ है, बस पढ़ो रटो काम खत्म।